हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्यस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे DU एंट्रेंस एग्जाम MSc जोलॉजी 2020 पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक। बाकी के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देन प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, अदरवाइज उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 41, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन रेड ब्लड सेल इज। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। तो देखो, रेड ब्लड सेल के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो होती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एनारोबिक प्रोसेस है, तो अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एंड प्रोडक्ट होता है हमेशा एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना बिकॉज हर एंट्रेंस एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस आता है एंड इसका थोड़ा डीप नॉलेज लेना। आप खुद देख लोगे कि इस टॉपिक के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। ओके, सो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर अ गिवन फिक्स लेंथ ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड DNA मेल्टिंग टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे आपका मेल्टिंग टेम्परेचर किसके यहाँ पे मीन्स प्रपोजनल की बात की गई है ना, कोई ऑप्शंस देख के हमें पता चलेगा। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड DNA, तो डबल स्टैंडर्ड DNA तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे AT के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा एंड GC के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, AT के साथ डबल बॉन्ड बनाना है ठीक है, बट GC को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर में हाई होगा, तो जितना ज़्यादा GC कंटेंट होगा उतने ही ज़्यादा आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GC कंटेंट, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। Question number 43. At pH value is greater than pK of COH in group of amino acid, the amino acid will be। तो इस कंडीशन में जो अमीनो एसिड होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। ये जो टॉपिक है ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको pH एंड pK वाला कंसेप्ट पता हो। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना बिकॉज कभी pH की वैल्यू पूछी जाती है, pK की वैल्यू पूछी जाती है, तो इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज लेना है। ये कुछ नहीं है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, तो आप पाथफाइंडर से पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई भी यूट्यूब वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44, कैल्शियम इज स्टोर इन अ मसल सेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कैल्शियम इज स्टोर इन अ मसल सेल। तो आपको IP3 पाथवे एक बार अच्छे से देख लेना बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ नहीं है, जो मसल सेल से मसल सेल के अंदर जो साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ना उसके अंदर T ट्यूबल्स होते हैं। तो T ट्यूबल के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम ऐसे अंदर बाइंड रहता है। ओके, तो बाहर से सिग्नल्स आते हैं, फिर वो कैल्शियम के चैम्बर्स को ओपन करते हैं, देन वो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाके वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ है कि जो कैल्शियम स्टोर होता है वो T ट्यूबल के अंदर होता है, मीन्स साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकेंड करेक्ट। Question number 45. ATP is synthesized in mitochondria and also in glycolysis. तो ATP फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय। अगेन ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पूछा गया है। तो आपको पूछा गया है कि जो ATP के अंदर ATP में जो फॉस्फेट लाइक हम ADP से जो ATP बन रही है, तो इसमें जब ADP से ATP बन रही है जो फॉस्फेट हम दे रहे हैं तो वो फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है। तो देखो, हमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ADP पे ATP कहाँ बन रही है, यहाँ पे तो ADP बन रही है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यहाँ पे बन रही है एंड यहाँ पे बन रही है। तो इस कंडीशन में आपका जो क्या है कि 1,3-bis फॉस्फेट ग्लिसरेट है, उसके अंदर से एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, ये रिमूव होके फॉस्फेट किसको प्रोवाइड करा है, मीन्स यहाँ पे मिल रहा है ना ADP को। फिर ADP में एक फॉस्फेट ऐड होता है तो वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ यहाँ पे इसको ATP जो फॉस्फेट है कहाँ से मिला, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से मिला। तो देखो ये कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है 1,3-bis फॉस्फेट। दूसरा आपका यहाँ पे देखो एक ATP यहाँ पे मिल रही है, एक ATP यहाँ पे बन रही है ना, यहाँ पे ATP बन रहा है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ फॉस्फेट किसके थ्रू मिल रहा है, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब वहाँ पे फॉस्फेट रिलीज होता है, ये फॉस्फेट यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। तो जिस कंडीशन में ATP में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे दो फॉस्फोइनोल इनोल पायरुवेट से ATP फॉस्फेट मिल रहा है, एक फॉस्फेट आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से मिल रहा है।
सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है एंड इस क्वेश्चन में कभी एंजाइम के नाम पूछ लिए जाते हैं तो कभी क्या एंड कभी आपको टोटल नंबर ऑफ एटीपी पूछ लिया जाता है। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड नेम क्या है, इसका कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर एनारोबिक कंडीशन में होगा तो क्या बनेगा, एरोबिक कंडीशन में होगा तो क्या बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि आप जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो आप देख लेना। इसमें ये भी पूछा जाता है कि सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है वगैरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू। तो यहाँ पे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस किसकी वजह से होता है। तो आपको पता है कि जो फ्रक्टोज है, जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन वो जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट है वो ब्रेक होता है इनटू द अगेन मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लिसरॉल्डेहाइड एंड द DHAP। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फिर वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, देन आगे जाके जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जाके पहुँचेगा। बट अगर इसी एंजाइम को अगर यहाँ पे इनिबिट कर लिया जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये फ्रक्टोज 1,1,P एल्डोलीज है ना, ये क्या करता है, ग्लिसरेट एंड DHAP में ब्रेक करता है उसको, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को। तो अगर इसको ही इनिबिट कर लिया गया तो ये इसमें ब्रेक होगा नहीं। इस कंडीशन में फ्रक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन आ जाती है। तो ओवरऑल चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन अगर कम है, या तो उसका प्रोडक्शन कम है या फिर इसको इनिबिट कर दिया गया। तो यहाँ ऐसे इस टाइप का ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एल्डोलीज। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस इज सप्रेस्ड एंड इट इज कॉल्ड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लाइकोलाइसिस सप्रेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। देखो, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल ही गए, है ना। तो ओवरऑल चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 3.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, pH पूछा गया है ना। तो देखो कैसे करना है आपको, pH का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, -log H+। तो इसमें H+ की ये रहा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, H+ की 3.2 इंटू 10⁻⁴। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, -log, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, उसको जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, दोनों लॉग लिख लिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जब -log 3.2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे निकल के आती है 0.50 एंड प्लस 10⁻⁴ की जब हम लॉग निकालते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है 4। तब जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 3.5। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 1 करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है ना 3.5। क्वेश्चन नंबर 49, द डिटेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज दैट इज द RFLP। ओके, इज रिलाइज ऑन द स्पेशलाइज हाइब्रिडाइज टेक्निक। तो ये किस टेक्निक के ऊपर डिपेंड है, दैट इज द सदर्न ब्लॉटिंग, है ना। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, किसी सैंपल के अंदर अगर पर्टिकुलर DNA की स्पेसिफिक DNA की सीक्वेंस हमें पता लगानी है तो हम ये सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न, ये जो टॉपिक है ना इस सब में एक क्वेश्चन आ रखा है, कभी पूछा गया है सदर्न क्या है, नॉर्दर्न क्या है, वेस्टर्न क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न क्या है। तो सदर्न में क्या होता है, DNA को डिटेक्ट करते हैं, नॉर्दर्न में क्या करते हैं, RNA को डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न में हम प्रोटीन को करते हैं एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न में हम क्या करते हैं कि कितना RNA प्रोटीन के साथ बाइंड है वो चीज़ हम डिटेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस टॉपिक में आप अच्छे से देख लेना कि सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न क्या है, इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मसल्स फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी कॉज द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नॉन एज। तो देखो क्या दे रखा है आपको, मसल्स फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम है, अगर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन हो नहीं पाता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता तो ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ग्लाइकोजन मसल सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, मैकडल डिजीज। तो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट।
इस कंडीशन की वजह से किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाकी ये जो 3 नेम दे रखे हैं ना, दैट इज़ द वॉन की डिजीज़, कोरी डिजीज़ है ना, एडरसन डिजीज़, ये सारी डिजीज़ आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। तो ये भी यही डिजीज़ है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर दे रखा है मसल्स फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये फर्स्ट वाली डिजीज़ होती है। बाकी तीनों की तीनों ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। ये जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, दैट इज़ द वॉन गेट डिजीज़। ये जो डिजीज़ है दैट इज आल्सो नॉन एज द ग्लाइकोजन टाइप फर्स्ट डिजीज भी बोलते हैं हम उसको, है ना। एंड कोरी को टाइप सेकंड डिजीज बोलते हैं, एंड एडरसन को हम बोलते हैं टाइप 4 डिजीज। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। कभी कभी लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आ गया, तो कभी लाइसोसोमल मीन्स जो लाइसोसोम के अंदर जो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं उसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है वो भी पूछा जाता है। तो वो आप लाइसोसोम लाइक डिजीज़ होती है तो वो आप भी अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51, अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स असिमेट्रिकल इन क्रैब्स साइकिल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पूछा गया ना, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो कि असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो क्या होता है ना कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, जो मिरर इमेज शो करता है, जो कोई मिरर इमेज शो करता है उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, एंड जो मिरर इमेज शो नहीं करता है उसको हम असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इनमें से जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है वो आपका है सिट्रेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। और ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन लाइक रिपीटेटिव है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेस एसाइल एंड मोलानाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल सा जो मोलानाइल को एंजाइम है वो एसाइल के साथ कंडेंस कराया तो ये मोनाइल एसाइल बन गया ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मोनाइल मेलोनिल और ट्रांसफरेज। तो मेलोनिल ट्रांसफरेज कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन असेंशियली रिक्वायर कोएंजाइम। तो देखो क्या होता है ना कि ट्रांस एमिनेशन, तो नॉर्मली हमने फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई ऑक्जेलिक एसिड है और वो हम कन्वर्ट करें इनटू द एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या है, एक अमीनो एसिड है। ओके, तो कोई सब्सटेंट अगर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई अमीनो एसिड किसी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वो अमीनो एसिड कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। ओके, एंड इसमें जो एंजाइम यूज आता है, इसमें जो को एंजाइम यूज आता है वो होता है आपका पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। ये एक पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 से डिराइव होता है। ओके, तो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइसोमिक कैरोटाइप हैज़ ए माइल्डेस्ट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैरोटाइप है जो सबसे माइल्डेस्ट इफेक्ट शो करता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है 47XXY। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइक XXY कंडीशन आ जाती है तो उसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये तो आपको सबको पता है। थर्ड आपका है 47XX+13। तो उसमें 47 एक पटाऊ सिंड्रोम है, तो ये भी आपको पता है। एंड +21 दैट इज द डाउन सिंड्रोम। इन सब के बारे में आपको पता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे माइल्डेस्ट इफेक्ट, ये सबके सब ज़्यादा इफेक्ट्स हो करते हैं, बट यहाँ पे सबसे माइल्डेस्ट इफेक्ट्स हो करता है 47XXX। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये जब कंडीशन आती है तो फीमेल के अंदर होगी, श्योर सी बात है XXX है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल है वो सुपर फीमेल हो सकती है। तो यहाँ पे कभी कभी लाइक ये कंडीशन दिखाई देती है, कभी कभी नहीं भी दिखाई देती है। सो ओवरऑल आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो एंटीसिपेशन इन पैटर्नल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो ये जो एंटीसिपेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ है वो जेनेटिक, वो मीन्स जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है एंटीसिपेशन इन पैटर्नल ट्रांसमिशन। मतलब ये है कि मीन्स फादर से कोई डिजीज़ डॉटर के अंदर, सन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, सन से अगेन उसके सन पे ट्रांसफर हो रही है। तो इस टाइप की डिजीज़ को हम बोलते हैं
पैटर्नल ट्रांसमिशन। ओके, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक तो कंडीशन क्या है, ऐसी डिजीज जो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होनी चाहिए, बट वो जो डिजीज होती है जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती है, बट यहाँ पे क्या है कि वो डिजीज जो किस पर्सन में शो हो रही है, मान लो कि जो पर्सन में शो हो रही है वो 50 की एज में या फिर उससे ज़्यादा की एज में शो होती है ना, उससे पहले वो डिजीज़ यहाँ पे लाइक उसका जो सिम्टम्स है वो शो नहीं होता है। तो जब वो कोई पर्सन है लाइक 50 की एज में आता है, तब तक वो अपनी जो प्रोजेनी है, अपने जो जीन है वो अगली प्रोजेनी में ट्रांसफर कर चुका होता है। तो इस कंडीशन में इस डिजीज़ को लाइक डिटेक्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो लेट लाइक शो होती है, वो होती है आपकी हंटिंगटन डिजीज़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। ये जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है ये भी आपका एंटीसिपेशन डिजीज़ है, ये भी लाइक लेट एज में दिखती है, बट हम उसको एग्जैक्ट पैटर्नल ट्रांसमिशन डिजीज नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्स सिंड्रोम है। एक्स सिंड्रोम में मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक्स क्रोमोसोम पे। तो ऑब्वियसली बात है अगर फादर कैरियर हो भी गया तो उसकी सन में ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। Question number 56. Which of the following condition does not show multifactorial inheritance? Multifactorial inheritance का मतलब होता है एक से ज़्यादा जीन लाइक अफेक्ट है, उसको मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी मल्टीफैक्टोरियल है, कौन सी नहीं है, पीछे ये जो है मार्फन सिंड्रोम ये आपका नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57. मेंडल डिस्कवर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज ही। तो यहाँ पे जो मेंडल है उन्होंने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या होता कि जो मेंडल ने डिस्कवरी की क्योंकि उन्होंने जब भी कोई प्लांट लिया लाइक पी प्लांट लिया तो उन्होंने पूरे के पूरे कैरेक्टर को एक साथ नहीं देखा, उन्होंने सबसे पहले देखा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसकी स्टडी की, और एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी की ना। तो इस वजह से इनका जो मॉडल है वो लाइक सक्सेसफुल हुआ। तो ही इग्नोर द ऑल कैरेक्टर, सारे के सारे कैरेक्टर को इग्नोर किया एक्सेप्ट फ्यू कंटेक्सिव वन, जो अपोजिट कैरेक्टर है उनको क्या लिया, उनको उनकी स्टडी की, एंड वंस ही स्टडीड। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58. कोर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड बिकॉज। तो जो कोर्निया ट्रांसप्लांट होता है आई का जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेनली हम देखा जाता है कि जो कोर्निया ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्टेड नहीं होता है। नॉर्मली हम हर किसी को कोर्निया डोनेट कर मीन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि क्यों होता है, रिजेक्ट क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्या होता है ना कि वो अवेस्कुलर का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट हो, है ना। अवेस्कुलर का मतलब क्या हो, इस टाइप का टिश्यू जो अवेस्कुलर टिश्यू होता है मीन्स जिसके अंदर ब्लड सेल एब्सेंट हो। तो श्योर सी बात है कभी भी कोई चीज़ हम किसी को डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वो मैच नहीं कर पाता है, इस वजह से हमारी बॉडी उस ऑर्गन को लाइक रिजेक्ट कर लेती है ना। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्लड ही नहीं है, ब्लड वेसल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा करेक्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दे रखा, ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड। ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड का मतलब है कि हमेशा हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमेशा रिजेक्टेड नहीं होता ना, सो इसकी वजह से। Question number 59. The most sensitive area of an entire larynx and the respiratory tract for the triggering a cough reflex is. तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया तो वो है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन सार्निया ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। Question number 60. The conjugation between the F and the F minus cell will be, that is the 2F सेल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, मीन्स 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए एंड 60 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको बहुत सारे MSc एंट्रेंस के स्टूडेंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ओके, सो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।